मतलब आप संपादक हो, वो रिपोर्टर है आपका, आपकी टीम गई, आपका कैमरामैन है, आप उसकी जांच करोगे? आपने जांच करी उसको रोक के रखा कई महीनों तक। मनमोहन सिंह की सरकार बच गई और उसके बाद क्या हुआ, राजदीप सरदेसाई जी को कुछ समय बाद पद्मश्री दिया जाता है। तो मुझे किसी ने, आज तक का रिपोर्टर था, उसने मुझे बोला, अरे जब मैं वहाँ पे एंटर किया, अरे ये सोनिया गांधी के चैनल वाले आ गए, क्योंकि अब यूपीए सरकार थी, सोनिया गांधी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, उनकी खबरें दिखाते थे। तो मैंने कहा कि भैया सोनिया गांधी का चैनल होना इज्जत की बात है, बजाय इसके कि राखी सावंत का चैनल होना। लप्पू सा सचिन, हाँ लप्पू सा सचिन ये करके उसके ऊपर एक चैनल पे, मेन स्ट्रीम चैनल ने आधे घंटे का प्रोग्राम बना दिया था। आप खुद तो कांग्रेस के चरणों में पड़े रहते हैं और दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं, इस बात से मुझे परेशानी। सेठ जो है वो मीडिया हाउसेस टेक ओवर करते जा रहे हैं। कोई चैनल अंबानी ने खरीद लिया है, कोई चैनल अडानी ने खरीद लिया, एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया। तो नैरेटिव तो वो कहते हैं कि ये नैरेटिव तो वो चलेगा जो अंबानी और अडानी चाहते हैं। तो इस देश में तो फिर फ्री प्रेस तो रहा नहीं ना। पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं। अब पुण्य प्रसून वाजपेयी को जब एबीपी से निकाला गया तो ये कहा गया कि भाई मोदी ने निकलवा दिया। ठीक है, अगर उनको एबीपी से मोदी ने निकलवाया तो भाई सहारा से आपको किसने निकलवाया था जब यूपीए की सरकार थी? और उनको तो कई जगह से निकाला गया ना, आज तक से आपको मोदी ने नहीं निकलवाया था। लेकिन पत्रकार होकर आप ये लिख रहे हो कि नरेंद्र मोदी की मौत हो जाए, हत्या हो जाए, ऐसे, और उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, वो अभी भी पत्रकारिता कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं। इसका मतलब तानाशाही कैसे हो सकती है? तो मुझे अच्छी तरह से याद है, रात को ये टूटी चप्पल और फटे कुर्ते में जो है दूरदर्शन पर आने के लिए, हाँ दूरदर्शन पर आने के लिए उस वक्त ये मरे जाते थे और ये एड़ियाँ वहाँ रगड़ रहे थे कि इनको वहाँ मौका दे दिया जाए। सबसे बड़ा फेक न्यूज़ फैलाने वाला तो फैक्ट चेकर भारत का क्लिप कटुआ मार्क जुबैर है। लेकिन आपको जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्यू न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्यू न्यूज़ के आज के कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान है, हमारे अग्रज हैं, हमारे जैसे छोटे लोग इनसे मार्गदर्शन भी लेते हैं। पत्रकारिता में कई दशकों से भारत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स की जहाँ तक बात की जाए तो आप अक्सर सुनते होंगे कि लोग फला आदमी वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करने गया। आज ग्राउंड रिपोर्टिंग बड़ी आसान है, लेकिन कभी भारत में ग्राउंड रिपोर्टिंग बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। साधन नहीं हुआ करते थे, सड़कें नहीं हुआ करती थी, सब कुछ होता था तो संसाधन और दूसरे तरीके के नहीं होते थे। होते भी थे तो वो खबरें जो आप लेके आते थे वो खबरें आपकी छपती नहीं थी। अब आपकी वो सारी की सारी उस मेहनत का जो निचोड़ है वो बुढ़ापे में आकर के इंसान को मिलना शुरू होता है। लेकिन बुजुर्ग नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे बड़े हैं। उनकी किताब आई है मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अशोक श्रीवास्तव जी की। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग जो है नहीं, अगर इसमें कोई गलत हो तो आप बताएं। गलत सिर्फ बुढ़ापे वाला है। नहीं, लेकिन एक बात मुझे बताइए, किताब का जो नाम आपने रखा ना मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, ये खान मार्केट गैंग जो है, ये इसको भी कहा गया कि ये सांप्रदायिक है। ये जो टर्म प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल की चिन्हित करने के लिए एक विशेष वर्ग को समाज के, कि ये समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग शोबों से आते हैं। कुछ इंटेलेक्चुअल हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ वकील हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं। तो खान मार्केट गैंग इसलिए कहा बिकॉज उसमें खान वर्ड था जो कि माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने अपनी सांप्रदायिक सोच का परिचय देते हुए ये जो लोग ऐसा कहते हैं, मुझे लगता है उनकी खुद की सांप्रदायिक सोच है, क्योंकि वो समझे ही नहीं इस बात का मतलब क्या है, इस शब्द के मायने क्या है। और देखिए नैरेटिव्स कैसे फैलता है, ये पूरी किताब नैरेटिव्स पर है। नैरेटिव्स कैसे फैलता है, जब मैंने अपने एक मित्र को जो गुजरात में हैं, उनको जब मैंने ये भेजा, मैंने बोला मेरी नई किताब आने वाली, तो उन्होंने बोला अशोक भाई इसका नाम बदल लीजिए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आप ऐसे कैसे नरेंद्र मोदी को एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। मैंने कहा कम्युनिटी कहाँ ही? तो बोले इसमें खान है ना, तो सारे खान एक कम्युनिटी। मैं उनको समझा के मैंने बोले तो उन्होंने कहा नहीं, आम लोग तो यही सोचेंगे। लेकिन देखिए खान मार्केट गैंग का किसी कम्युनिटी से कोई संबंध नहीं है, इसमें हर कम्युनिटी के लोग हैं। ये तो मैं कहूँगा सबका साथ सबका विकास वाला है खान मार्केट गैंग। और हम सब जानते हैं जो दिल्ली की खान मार्केट गैंग, जिसके कंटेक्स्ट में ये पूरा शब्द है। हालांकि मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ, मेरी किताब जो है दिल्ली के खान मार्केट से भी आगे निकल गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली का खान मार्केट गैंग, क्योंकि शब्दावली
वंशावली खान मार्केट गैंग से आई। मैं तो ये मानता हूँ कि खान मार्केट गैंग अब नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक है और मैंने उनको एक्सपोज करने की कोशिश की है। लेकिन ये खान मार्केट जो है, इसमें एक्चुअल में अगर आप जाएंगे तो मुसलमानों की गिनती की दुकानें हैं इसमें, जो वहाँ से बल्कि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो बंटवारे के बाद जो हिंदू अपना सब कुछ वहाँ छोड़ कर आए, वो लोग यहाँ पर आए। अब उसका नाम खान मार्केट गैंग है, लेकिन उसका मुसलमानों से और किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, ना मेरी किताब का मतलब है। तो बड़ा स्पष्ट कर दूं कि इसका रिलीजन से कुछ मतलब नहीं। हाँ, रिलीजन के ऊपर एक चैप्टर है, सिर्फ एक चैप्टर है, वो बड़ा ज़रूरी था क्योंकि ये कहा गया भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं। उसको डिबंक करने के लिए वो चैप्टर 25 में से एक चैप्टर है जी, 25 में से एक चैप्टर है। वो भी जरूरी था क्योंकि ये जो फेक नैरेटिव है उसमें एक बहुत बड़ा फेक नैरेटिव जो भारत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो यही है कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है। नहीं, आप पत्रकार हैं खुद और आप एक तरीके से खान मार्केट का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं इस गैंग के, वो तो पत्रकार हैं। मैं कहूँ तो चाहे वो लेफ्ट विंग के पत्रकार कह लीजिए उनको, सोशलिस्ट पत्रकार कह लीजिए उनको, एक्टिविस्ट पत्रकार कह लीजिए उनको, जो कहना हो कह लीजिए। तो एज अ जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के तौर पे एक फेलो जर्नलिस्ट के ऊपर को टारगेट करना, उनको भला बुरा कहना, उनको ये दिखाना कि ये कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडिस्ट हैं, हालांकि वो बाकी दुनिया को प्रोपेगेंडिस्ट ही साबित करना चाहते हैं, बिकॉज पत्रकार उनके हिसाब से स्वयं वही हैं। और वो सर्टिफिकेट भी वो स्वयं ही इशू करते हैं सबको कि कौन जर्नलिस्ट है कौन नहीं है। आपकी जो पत्रकारिता रही है इतने दशकों की, जहाँ पे आपने गांव देहात में इलेक्शंस भी कवर किए हैं, आपने मैं सुन रहा था आपका एक बार कहीं व्याख्यान था, आपने उसमें बताया था कि मैनपुरी आप गए वहाँ रिपोर्टिंग करने, वहाँ बूथ लूटे जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो वहां से लेकर के आज तक ये आपकी पत्रकारिता जो है वो एक सर्टिफिकेट नहीं मिलता और आपको, और वो कैंसिल हो जाती है कि आप पत्रकार नहीं है। और तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप वो अपना जो गुस्सा है वो आप निकाल रहे हैं उनके ऊपर क्योंकि आपका वो सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया गया। हो सकता है मुझे गोदी मीडिया कहा जाता है, इस बात का गुस्सा मैं निकाल रहा हूँ, लोग ये भी कह सकते हैं। हाँ। लेकिन देखिए, अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे, आज की बात नहीं मैं कहूँगा, बहुत सालों से मैं जब से मीडिया में हूँ, मैं जिस क्षेत्र में हूँ, मैं वहाँ का सबसे बड़ा आलोचक भी हूँ। मैं मीडिया के क्षेत्र में पत्रकार जो काम करते हैं नहीं करते हैं, मैं उसकी बड़ी खुलकर आलोचना करता हूँ। मैंने अपने चैनल को लेकर भी बहुत बार, कई बार खुलकर कहा है कि हमें ज़्यादा ओपन अप होना चाहिए, ज़्यादा चीज़ें। दूसरे चैनल्स पे भी जिस तरह के प्रोग्राम आते हैं, जिस तरह की कई बार हेडिंग्स लगाते हैं, मैंने मीडिया के ऊपर कई लेख भी लिखे हैं। बहुत पहले की बात है, मैंने एक हिंदुस्तान टाइम्स में लेख लिखा था एंकर्स के ऊपर। मैं खुद एंकर हूँ, लेकिन मैंने एंकर्स पे लिखा कि एंकर्स कितने कम पढ़े लिखे जब होते हैं तो उससे क्या दिक्कतें आती हैं। तो मैं जिस क्षेत्र में हूँ, मुझे लगता है कि उस क्षेत्र में कम से कम हमको पाक साफ होना चाहिए। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि क्योंकि पत्रकार हर दूसरे पर उंगली उठाते हैं, हमारा काम ही है, हम तो सब पर उंगली उठाते हैं, चाहे नेता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सबके ऊपर उंगली उठाते हैं। मुझे लगता है हम जब सबके ऊपर उंगली उठाते हैं तो हमारा ज़मीर क्या हमें अलाउ करता है? क्या हम नैतिक रूप से उतने सशक्त हैं कि हम दूसरे के ऊपर उंगली उठा सके? अगर हम नैतिक रूप से खुद जो हैं हम गलत काम कर रहे हैं, हमारी अपनी नींव जो है नैतिक रूप से जो है वो घोटालों से भरी हुई है, तो हमें कोई अधिकार नहीं है किसी पर उंगली उठाने का। तो इसलिए मुझे लगता है कि मीडिया में एक सफाई ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि हमको सर्टिफिकेट या शायद हमको उस तरह का तमगा नहीं मिला, शायद इसलिए। मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं टेलीविज़न जर्नलिस्ट नहीं था, जब मैं टेलीविज़न में नहीं आया था, मैं एक पत्रकार का बहुत बड़ा फ़ैन था और मुझे लगता था कि अगर मैं टेलीविज़न जर्नलिस्ट बनूंगा तो उनके जैसा बनूंगा। उनका नाम था राजदीप सरदेसाई। उनका जो NDTV पर जिस तरह से वो न्यूज़ प्रेजेंट करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं कहाँ मैं आज राजदीप सरदेसाई की मैं खुलकर आलोचना करता हूँ। क्यों करता हूँ? 2008 में आपको ध्यान होगा एक कैश फॉर वोट कांड हुआ था। अब उसमें मनमोहन सिंह की सरकार उस वक्त गिर जाती अगर एक स्टिंग ऑपरेशन जो राजदीप सरदेसाई जिस चैनल के हेड थे वो चैनल अगर प्रसारित कर देता, क्योंकि उस दिन जो है मनमोहन सिंह की सरकार को बचाने के लिए जो पैसे का लेन देन हुआ था वो सब पे एक स्टिंग ऑपरेशन हो गया था। वो जो रिपोर्टर था जिसने जाके स्टिंग ऑपरेशन किया, वो राजदीप सरदेसाई संपादक थे। उन्होंने उस रिपोर्टर को डिप्यूट किया था कि आप जाओ ये स्टिंग ऑपरेशन करो।
वो स्टिंग ऑपरेशन करने जाते हैं। जब स्टिंग ऑपरेशन हो जाता है तो राजदीप सरदेसाई उस स्टिंग ऑपरेशन को देखने के बाद एज ए संपादक निर्णय लेते हैं कि मैं इसको अभी टेलीकास्ट नहीं करूंगा, मैं पहले इसकी जांच करूंगा। मतलब आप संपादक हो, वो रिपोर्टर है आपका, आपकी टीम गई है, आपका कैमरामैन है, आप उसकी जांच करोगे? आपने जांच करी उसको रोक के रखा कई महीनों तक। मनमोहन सिंह की सरकार बच गई और उसके बाद क्या हुआ, राजदीप सरदेसाई जी को कुछ समय बाद पद्मश्री दिया जाता है। तो क्या ये चीज़ें हमको बताती नहीं, इशारा नहीं करती क्या कुछ हो रहा है? तो मुझे लगता है कि हम पत्रकारों को कम से कम पाक साफ होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे पत्रकारों को मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत, क्योंकि मेरे पास कोई ना मैं इस पर काम कर रहा हूँ ना मैं रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा जानता हूँ बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो हम देखते हैं, वो किसके नाम पे गाड़ियाँ होती मैं नहीं जानता। एक बड़े क्रांतिकारी पत्रकार है जो बड़े अपने आप को ज़मीन से जुड़ा पत्रकार कहते हैं। मैं एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गया था एक कार्यक्रम में, अचानक वो आए और गाड़ी से उतरे, उनकी 5 छल्लों वाली गाड़ी थी। मैं देखकर हैरान रह गया। तो मुझे कई बार लगता है कि क्या पत्रकार, मुझे इतने साल हो गया, आपने कहा मैं शायद बूढ़ा भी हो गया पत्रकारिता करते करते, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि पत्रकारिता करके इतना पैसा कैसे कमाया जा सकता है कि आप 5 छल्लों की गाड़ी ले लो, आप अपना जो है लंदन में, दुबई में आप अपने अपार्टमेंट बना लो, आप जो है फार्म हाउस ले लो दिल्ली में। मुझे नहीं समझ में आता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो हमको पारदर्शी तरीके से आना है। हम इस वक्त जो है पूरी दुनिया में हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, पत्रकार भी यही कहते हैं ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हम पॉलिटिकल पार्टी चंदा लेते हैं तो कहते हैं ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आपने कैसे चंदा ले लिया? लेकिन क्या जो एक चैनल चलाने वाला है उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या ये ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए? एक पत्रकार जो काम कर रहा है क्या वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए कि उसके पास क्या संपत्ति है, क्या है, कहाँ से वो पैसा कमा रहा है? तो मुझे ये सब चीज़ें खराब लगती थी। मुझे लगता था, मैंने पत्रकारिता को बहुत दौर में देखा है। उसमें एक दौर था जब सांप छुछुंदर की कहानियाँ दिखाई जाती थी, स्वर्ग की सीढ़ी दिखाई जाती थी, आज कुछ और दिखाया जाता है, राखी सावंत के ऊपर आधे आधे घंटे। मैं इन सब का बहुत आलोचक रहा हूँ, इन सब के मैं विरोध में रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए हम लोग आजकल आज हम ये बात करते हैं कि पत्रकारिता का स्तर गिरा है। उसका कारण क्या है? उसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि आज जो मीडिया के चलाने वाले मालिक हैं वो अपने हिसाब से चीज़ों को डोमिनेट करते हैं और उसमें पत्रकार की से कम हुई है। पत्रकार की से कम क्यों हुई है? इसलिए कम हुई है क्योंकि पत्रकार को आज एक एंकर को 10-10 लाख की सैलरी चाहिए। होता क्या है, जब आप 10 लाख की सैलरी लेते हैं तो फिर आपकी ज़रूरतें भी उसी हिसाब से हो जाती हैं। तो जब आप 10 लाख की सैलरी आपको धड़ाक से एक चैनल में मिलती है तो फिर आप अपने लिए गाड़ी लेंगे बड़ी सी, आप अपना बड़ा सा घर लेंगे, उसकी EMI चुकाएंगे। जब EMI आपके ऊपर आ जाएगी तो फिर अगली बार जब आपको नौकरी से जाने का डर रहेगा तो आपको EMI की चिंता सताएगी। जब EMI की चिंता सताएगी तो फिर आप सोचेंगे कुछ समझौते करके मैं रह लेता हूँ। तो पत्रकार भी समझौते करते हैं और मैं नहीं कहता चलो आपको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो आप उसके लिए समझौते करो, ये ठीक है, हर एक को इस बात का हक है कि भाई कुछ समझौते करके आपको, अगर कोई मालिक तो हो नहीं, लेकिन फिर आप नैतिकता का आवरण क्यों ओढ़ते हो? फिर आप नैतिकता के वो कैसे बन जाते हो, झंडा बरदार कैसे बन जाते हो? मुझे ये बात खराब लगती है। इसलिए मैं पत्रकारों को इस बात का मैं बड़ा हूँ कि पत्रकारों को बिल्कुल जो है पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए। मुझे बहुत सारे पत्रकारों ने भी ऐसी एक दिन की मैं घटना बता रहा हूँ। एक NDTV के पत्रकार हैं, एक दिन दीपक चौरसिया ने एक ट्वीट करा। अब दीपक चौरसिया को मैं उनको कोई सर्टिफिकेट देना, किसी को भी मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ सवाल उठा देता हूँ। दीपक चौरसिया ने एक दिन ट्वीट करा कि मैं तो गांव से आया पत्रकार हूँ, मेरा ये वो करके। तो एक NDTV के पत्रकार ने ट्वीट करा, उसने बोला हमें मालूम है आप कहाँ से गाँव में आए हो और आपके कितने मॉल्स में आपका पैसा लगा हुआ है, कितना का, ये हम सबको पता है। जो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने जेन्युइन बात उठाई होगी, हो सकता है, ठीक है ना, और ये किसी को भी हक है। लेकिन फिर मैंने उन पत्रकार को, जो NDTV के पत्रकार थे, मैंने उनको ट्वीट करा। मैंने बोला आप जो कह रहे हैं बड़ी वैलिड बात है और मैं एक बात ये बता दूं, मैं इस बात का बड़ा पक्षधर हूं, मैं बार बार कहता हूं। मैंने उनको ट्वीट करके कहा, मैंने कहा आप जो है बड़ी सही बात कर रहे हैं और मेरे मन की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि हम पत्रकारों को अपनी सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति का ऐलान करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो सब पत्रकारों को क्या करना चाहिए कि किस साल आपकी इनकम क्या रही, आपने कहाँ कितना पैसा कमाया, आपकी एसेट क्या है, आपकी लायबिलिटीज़ क्या हैं। जैसे सांसद एक देता है
वैसे हर एक्रीडेटेड पत्रकार को अपनी संपत्ति की सार्वजनिक रूप से एक तैयार करके प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो हमको जो है, मैंने एक बार ये चिट्ठी स्मृति ईरानी जी को भी लिखी थी जब INB मिनिस्टर थी, उस पर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि जो हमको PIB एक्रीडेशन देता है, हर साल एक्रीडेशन से पहले हर पत्रकार को अपनी संपत्ति, अपनी आय का ब्यौरा देना चाहिए, PIB को जमा करना चाहिए। और किसी भी एक आम आदमी को यह हक होना चाहिए कि वो एक RTI लगाए, RTI लगाकर ये मालूम कर ले अशोक श्रीवास्तव के पास 2014 में क्या संपत्ति थी, 2024 में कितनी संपत्ति है, 2014 से 2024 तक इनकी आय का स्रोत क्या है। उससे क्या होगा, आज बड़े आसान से पत्रकारों को दलाल बोल देते हैं लोग। आए दिन आप ट्वीट करिए, लिखते आ रहे दलाल कर रहा है। मेरे बारे में कहा जाता है मुझे तो बहुत पैसा मिल रहा है। इस किताब को लेकर बहुत सारे लोग ये कहते हैं अरे इसको तो मोदी सरकार ने पैसा दिया होगा किताब लिखने का। तो भाई मैं तो कह रहा हूँ मैं सार्वजनिक रूप से अपना सारा सार्वजनिक रूप से रखने को तैयार हूँ। मुझे तो एक पैसा नहीं मिला इस किताब का। हाँ, ये किताब अच्छी जा रही है, अब इससे मुझे रॉयल्टी से जो पैसा मिलेगा। तो सवाल ये है कि हर पत्रकार की आय का, तो उससे क्या फायदा होगा कि ये पता चल जाएगा कि 10 साल में अशोक श्रीवास्तव ने सरकार बदली होने के बाद क्या कोई दलाली करी है, क्या ये ट्रांसफर पोस्टिंग की है, क्योंकि ये पता होगा मेरी इनकम कितनी है, मेरी सैलरी कितनी है और मेरे पास संपत्ति कितनी है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह की ट्रांसपेरेंसी की मीडिया में बहुत ज़रूरत है और इसीलिए मैं सवाल उठाता हूँ। ये मीडिया जो है ये कभी राखी सावंत, जैसे आपने कहा, राखी सावंत को दिखाता है, कभी वो आलू में भगवान निकालता है, कभी वो गुफा दिखाता है, कभी स्वर्ग की सीढ़ी। हाल ही में रिसेंट एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सीमा हैदर को लेकर के सर इस देश में मतलब 10 दिन तक तो कुछ चला ही नहीं। बिल्कुल, सिर्फ सीमा हैदर चल रही थी। बिल्कुल। और क्या यूट्यूबर्स, क्या मेन स्ट्रीम चैनल्स, सीमा हैदर के अलावा कुछ नहीं चल रहा था। और वो फिर एक बार तो वो एक बनाई गई कि मतलब कि वो गदर वाली की कोई हीरोइन है, वो कोई लव स्टोरी है। फिर अचानक से उस लव स्टोरी को एक टर्न दिया गया और वो ISI एजेंट हो गई। और फिर वो ISI एजेंट से उसके यहाँ पुलिस की रेड पड़ने लगी, उसके यहाँ पे STF पहुंचने लगी, ATS पहुंचने लगी। फिर देख रहे हैं तो करवा चौथ रख रही है, मतलब। और वो आज भी वही है, कुछ नहीं हुआ। और 15 दिन इस देश को एक नॉन इश्यू के ऊपर उलझाए रखा गया। इन्हीं एंकर्स ने उलझा के रखा, इन्हीं चैनल्स ने उलझा के रखा। मिलियंस में व्यू लिए लोगों के, उससे पैसे कमाए और सब कुछ लेकर के घर चले गए। फिर कुछ नया लेके आते हैं। तो ये जो दूसरों को कहते हैं कि भाई हम तो, हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, हम जेन्युइन मुद्दे उठाते हैं, ये जो जेन्युइन मुद्दे उठाने की बात करते हैं ये तो सीमा हैदर पे लगे हुए हैं। एग्जैक्टली। मैंने इसीलिए कहा ना, मैं मीडिया में रहकर भी मीडिया का बहुत बड़ा आलोचक हूँ। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत समय पहले की बात है, क्योंकि मैं तो DD न्यूज़ में हूँ, जिसको सरकार का चैनल कहते हैं, हालांकि प्रसार भारती हमारी गवर्निंग बॉडी है। बहुत पहले की बात है। अब मैं एक मीटिंग में था, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति ने, आज तक का कोई व्यक्ति आया था, ये वो दौर है जब राखी सावंत पे आधे घंटे के प्रोग्राम बनते थे। मतलब मुझे लगता है क्या राखी सावंत 1 मिनट के भी प्रोग्राम की हकदार है, उनके ऊपर आधे घंटे के प्रोग्राम बनते थे। तो मुझे किसी ने, आज तक का रिपोर्टर था, उसने मुझे बोला, अरे जब मैं वहाँ पर एंटर किया, अरे ये सोनिया गांधी के चैनल वाले आ गए, क्योंकि अब UPA सरकार थी, सोनिया गांधी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, उनकी खबरें दिखाते थे। तो मैंने कहा कि भैया सोनिया गांधी का चैनल होना इज्जत की बात है, बजाय इसके कि राखी सावंत का चैनल होना। तो जो आप सीमा हैदर वाली बात कह रहे हैं, मुझे तो ये भी याद है, मैं वो शब्द भूल रहा हूँ, कौन सा शब्द, सीमा हैदर की पड़ोसन ने सीमा हैदर के पति के लिए कोई शब्द इस्तेमाल किया था, पता नहीं कि लप्पू झप्पा ऐसा कुछ कर शब्द, उसके ऊपर आधे घंटे का एक प्रोग्राम बन गया था, लप्पू सा सचिन। हाँ, लप्पू सा सचिन ये करके, उसके ऊपर एक चैनल पे, मेन स्ट्रीम चैनल ने आधे घंटे का प्रोग्राम बना दिया था। तो ये मीडिया में क्या हो रहा है? तो मैं इसलिए मीडिया का आलोचक हूँ। मैं मीडिया को कोसता हूँ, पत्रकारों को कोसता हूँ। लोगों को ख़राब लगता है, लोग कहते हैं, मैं आपने जैसा सवाल किया कि भाई मैं तो, मुझे उस समय भी जब मैंने उस NDTV वाले पत्रकार को जवाब दिया, तो मुझे किसी ने कहा यार आप अपने ही फील्ड के लोगों को, तो मैंने कहा अपनी फील्ड का आदमी है तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम कुछ भी, ये होता है कि पुलिस वाला है तो पुलिस वाले का पाप छुपा देगा, वकील है तो वकील का पाप छुपा देगा, नेता के पाप छुपा देते हैं। लेकिन मुझे लगता है इट्स हाई टाइम हमको भी अपनी सफाई के लिए सोचना चाहिए जिस जगह, क्योंकि इतने सालों में मैंने देखा मीडिया में बहुत गंदगी आ गई है, बहुत गंदगी आ गई है। मैं इसको कहने की मुझे कोई गुरेज नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी जो हैं
मुझे कई बार अपने बच्चियों के लिए फ़ोन करते हैं कि मेरी बच्ची मीडिया में आना चाहती है, मैं चाहता हूँ दूरदर्शन में आ जाए आपके साथ, क्योंकि मैं प्राइवेट चैनल, क्योंकि लड़कियों के लिए माहौल ठीक, ऐसा लोग कहते हैं। तो बहुत गंदगी है, बहुत सारे संपादकों पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, बहुत सारे संपादकों पर पैसा लेने के आरोप लगते हैं, बहुत सारे संपादकों पर पैसा लेके काम करने के आरोप लगते हैं। तो ये इतनी गंदगी है, तो अब वक्त है मुझे लगता है सफाई करने का। इसलिए मैं मीडिया की आलोचना करता हूँ और इसलिए मैंने इस किताब में एक चैप्टर असली गोदी मीडिया को समर्पित किया है, क्योंकि मैं असली गोदी मीडिया मानता हूँ है। मैं 2000 आपको ये बात बता रहा हूँ 2013 की, हमारे एक मेरे कज़न हैं, बड़े हैं मुझसे, वो एक नेशनल अखबार में उस समय जर्नलिस्ट थे और मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा कि जर्नलिज्म, तो वो जर्नलिज्म करना नहीं चाह रहे थे, पढ़ाई उन्होंने जर्नलिज्म की थी, जर्नलिज्म कर भी रहे थे, लेकिन वो करना नहीं चाह रहे थे। वो कह रहे थे यार कि वो कह रहे मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं घर जाके कोई बिजनेस कर लूँगा बनारस में, मैं यहाँ रहना नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये काम नहीं करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा तो बहुत समय तक उनका ये सिलसिला चलता रहा। तो फिर एक दिन हमने उनसे पूछा, मैंने कहा कि भाई अगर आप नहीं करना चाहते तो आप क्यों हो यहाँ पे, चले जाओ छोड़ के। वही EMIs, ठीक है कि यार काम है, अब कुछ हो जाए, कुछ पक्का हो जाए तब जाऊँगा, ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर उनसे एक बार पूछा गया, हम लोगों ने पूछा कि क्या, उन्होंने कहा यार कि यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए, कहते कि उन्होंने खुद बताया, वो कितना सच है नहीं है मैं नहीं गारंटी देता, वो कहते हैं वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कहे कि वो शाम को वहाँ पे, क्योंकि वो डाइन एंड वाइन वाला जो कल्चर वो चलता है, तो बोले कि शाम को मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पे 2-3 सीनियर संपादक बैठे हुए थे और वो उनकी ड्रिंक्स चल रही थी, तो वहाँ शायद वो फ्री भी है, नहीं फ्री नहीं है, वो सब्सिडाइज्ड है। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे मैंने बात करनी चाहिए, तो उन्होंने बात की मुझसे समय निकाल के, बोला ठीक है बैठो, मैं बताऊँगा जब बात करनी होगी। फिर उन्होंने बुलवाया कि हाँ बताओ क्या बात। तो सर मैं ऐसा हूँ, कर रहा हूँ सर, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि यार ड्रिंक करते हो? बोले नहीं सर नहीं। कोई दूसरा शौक है? कहते नहीं सर और कोई शौक नहीं। तो कहे गांव वापस जाओ, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ये संपादक ने, उन्होंने बताया कि मतलब वो 70 ईयर्स ओल्ड आदमी ने मुझे ये चीज़ बताई कि अगर ये शौक नहीं है तुमको तो तुम यहाँ पत्रकारिता मत करो, तुम कहते हैं कि बिना बाईलाइन के खबरें जाती रहेंगी, स्ट्रिंगर बन के रह जाओगे मेन स्ट्रीम में होते हुए भी। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे लगा कि यार ये खुद करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस तरह से कर रहे हैं। फिर मैंने देखा, मैं चैनल्स पे गया, एज अ पैनलिस्ट भी गया हूँ डिबेट्स में, अलग अलग मेन स्ट्रीम चैनल्स पे, वहाँ पे भी मैं लोगों से मिला हूँ। मैंने देखा है कि ये जो गेस्ट आते हैं, ये गेस्ट स्क्रीन पे क्या होते हैं और गेस्ट रूम में क्या होते हैं। हमने ये भी देखा है कि ये जो जर्नलिस्ट हैं जो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, ये शाम को साथ में बैठ के दारू भी पी रहे होते हैं। तो हमने वो देखा है उनका। तो अब फिर लगता है ना, अब मैं मेन स्ट्रीम चैनल नहीं देखता हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को बोलता हूँ मत देखा कर, क्योंकि आपको जो दिख रहा है उसमें से कुछ भी रियल नहीं है। अच्छा, आप रवीश कुमार की तरह कहते हैं चैनल मत देखो। नहीं, मैं रवीश जी की एक बात से तो मैं एग्री कर सकता हूँ कि मत देखा कीजिए। अच्छा, अब दूसरे सवाल पे आते हैं। नहीं, मैं लेकिन इसमें एक बात क्या, जो आपने बात, उसमें आप दूसरे सवाल पर आए। ये जो आपने कहा ना प्रेस क्लब वाली बात, देखिए ये सब तो मुझे लगता है कि ये एक बीते दौर की बात हो गई, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अपडेट आज का क्या है। आजकल ये वो लोग एफोर्ड कर सकते हैं जो अखबार से जुड़े हैं। टेलीविज़न का जो पत्रकार है, जो टेलीविज़न का रियल पत्रकार है, वो रात को 8-9-10 बजे तक प्राइम टाइम होता है, तो वो प्रेस क्लब जाने का समय ही नहीं होता उसके पास। मैं खुद जो है सालों तक नहीं जा पाता हूँ, तो उनके पास समय ही नहीं होता। तो वो चीज़ तो नहीं है कि अब आपको उस तरह का दौड़, लेकिन दूसरी तरह की चीज़ है। और चलिए, प्रेस क्लब में जाना भी आपकी अपनी निजी चॉइस है, मुझे दिक्कत उससे भी नहीं। मुझे दिक्कत पता है किस बात से है? मुझे दिक्कत इस बात से है कि उस प्रेस क्लब के अंदर उमर खालिद जा सकता है, उमर खालिद अपने कार्यक्रम कर सकता है, लेकिन उस प्रेस क्लब के अंदर अगर विवेक अग्निहोत्री अपनी फिल्म लेकर कश्मीर फाइल जाएगा तो आखिरी मिनट पर प्रेस क्लब वाले उसकी फिल्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको रद्द कर देंगे, पेमेंट लेने के बाद आखिरी मिनट पर। मुझे दिक्कत उससे है, और सिर्फ प्रेस क्लब नहीं, फॉरेन प्रेस क्लब ने भी ये किया था। मुझे दिक्कत उस नैरेटिव से है। आप पत्रकार होकर ये नहीं कर सकते,
अगर आप वास्तव में पत्रकार हो तो आपको अगर उमर खालिद की बात सुनने का हक है, तो आपको विवेक रंजन अग्निहोत्री की बात सुनने का, तो ये डबल स्टैंडर्ड है। मैं बार बार उस डबल स्टैंडर्ड के खिलाफ बोल रहा हूँ। आपकी निजी चॉइस कुछ भी हो पत्रकार, लेकिन पत्रकार हो कि आप डबल स्टैंडर्ड में जिए, वो मुझे खराब लगता है, वो मुझे गलत लगता है। आप खुद तो कांग्रेस के चरणों में पड़े रहते हैं और दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं, इस बात से मुझे परेशानी है। आपने 4 छल्ले वाली गाड़ी की बात की। हमने एक एबीपी न्यूज़ के एंकर है, मैं भी नाम नहीं लूँगा, उनके और मेरे लीगल एडवाइज़र एक ही आदमी है। अच्छा। हाँ, तो उनके लीगल एडवाइज़र ने मुझे बताया, जब उन्होंने अलमीरा खोली तो उस अलमीरा में कैश के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि उनके फार्म हाउस पे मेरी रिसेप्शन हुई थी। अच्छा। वाह। और क्या है कि वो फार्म हाउस, जैसा फार्म हाउस है वैसा 5 स्टार होटल नहीं होता। बाप रे। और ये उनका मतलब इतना पैसा है उनके पास, एक न्यूज़ एंकर के पास। यही कह रहा हूँ, क्या पत्रकारिता करके इतना पैसा कोई कमा सकता है? मुझे नहीं लगता। और वो बहुत बड़े चैंपियन हैं भाई साहब, मतलब ईमानदारी के। और मतलब लगता है ना कि वो जो सारी गीता प्रेस की किताबें हैं ठीक है, वो उनके घर से छप के निकलती हैं। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जब ये सारा का सारा जब ये पुस्तक लिख रहे थे, इस देश में कहीं ना कहीं आप ये भी तो मान के चलिए ना कि जो अब आज एक नैरेटिव चला जा रहा है कि सेठ जो है वो मीडिया हाउसेस टेक ओवर करते जा रहे हैं। कोई चैनल अंबानी ने खरीद लिया है, कोई चैनल अडानी ने खरीद लिया, एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया। तो नैरेटिव तो वो कहते हैं कि ये नैरेटिव तो वो चलेगा जो अंबानी और अडानी चाहते हैं। तो इस देश में तो फिर फ्री प्रेस तो रहा नहीं ना। देखिए, ये संकट तो है, ये मीडिया के सामने हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया भर में है कि मीडिया पर कुछ कॉरपोरेट जगत का कब्जा है। लेकिन इसके दो पक्ष हैं। क्या अंबानी अडानी क्या सिर्फ जो है एक पार्टी के लिए काम करते हैं? वो आपको लगता है? क्या अडानी जी की डील जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ नहीं है? उनका बिजनेस का ध्यान नहीं रखते? क्या अडानी की डील जो है वो अब जो है तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के साथ उनकी डील नहीं हुई? उनकी डील वहाँ भी हुई है। तो डील तो जो बिजनेसमैन है उसकी डील सबसे होती है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर इसी जगह पर मैं बताऊं, जिनको आप अंबानी अडानी का चैनल कह रहे हैं, उन्हीं चैनलों में आम आदमी पार्टी की खबरें मैनेज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक तौर तरीका है, वो कहता है कि हम विज्ञापन देंगे, उन्हीं को देंगे जो हमारे हिसाब से खबरें करेगा। हमको गाली देते रहोगे तो हम विज्ञापन नहीं देंगे। तो बहुत सारे चैनल जो बड़े, कितने बड़े बिजनेसमैन क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली चैनल अगर चला है तो मालिक जो है, प्रबंध संपादक जो है, संपादक है, उसकी जिम्मेदारी है चैनल के पास कुछ पैसा भी आता रहे। ठीक है ना? तो अगर वो अलग बात है कि अगर बिजनेस जिसका चैनल है वो तय कर ले कि उसको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलना है, तो एक अलग बात है। नहीं तो वैसे उनको भैया थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू चाहिए, और रेवेन्यू देने वाली आज की तारीख में सबसे बड़ी सरकारें होती हैं, और आम आदमी पार्टी तो इस मामले में नंबर 1 है बिल्कुल। तो अगर इन्हीं चैनलों में मैंने आम आदमी पार्टी की खबरें दबते हुए उसको वो करते हुए, और उसके हर थोड़ी देर बाद कभी पंजाब सरकार का, कभी किसका विज्ञापन चलते हुए भी देखा है। तो ऐसा नहीं होता कि ये बिजनेसमैन है तो वो खबरों को अपने हिसाब से नैरेटिव चलाएंगे। उनका कोई मतलब नहीं है, उनको बिजनेस चाहिए प्योरली। और अगर उनको नैरेटिव चलाना है तो उनका एक सेट एजेंडा होता होगा कि चलो अब मुझे इसको ऑब्लाइज करना है, इस पार्टी को, अब मुझे इस पार्टी के ऊपर दबाव बनाना है कि भाई मुझे यहाँ पे सौदा मिल जाए। ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ओवरऑल मैं मानता हूं कि इसके बावजूद जो है पत्रकारों को काम करने की आज़ादी रहती है। लेकिन टीआरपी का जो गेम है उसके कारण क्या होता है कि वही तय होता है कि भैया सीमा हैदर की स्टोरी दिखा दो, उस पर आपको 1 हफ्ते तक टीआरपी मिल जाएगी। अब ये जो होड़ लगी रहती है चैनलों में आगे बढ़ने की, उसके कारण जो है एक परेशानी ज़रूर है। लेकिन मोटे तौर पर मैं मानता हूँ इस देश में मीडिया जो अब बड़े उद्योगपतियों के आने के बावजूद भी मैं मानता हूँ मोटे तौर पर मीडिया स्वतंत्र है। डे टू डे चीज़ों में, छोटी छोटी खबरों में, छोटे छोटे इंटरव्यूज़ में कोई मालिक कोई आपको आके बार बार आपको पकड़ता नहीं, उतनी आज़ादी दे रखी है सबने। नहीं तो क्या मीडिया 2014 के पहले इन प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास नहीं था? पहले भी था। ये तो सबसे बड़े, मैं क्या कहता हूं, मैं यही कहता हूं कि लोग जो ये कहते हैं 2014 के बाद ये हो गया, 2014 के बाद ये हो गया, मैं उनको फर्जी मानता हूं, फेक मानता हूं। क्योंकि मीडिया को उसके पहले भी इस तरह के दबाव झेलने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं, सबसे बड़ा उदाहरण जो है इसका, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं। अब पुण्य प्रसून वाजपेयी को जब एबीपी से निकाला गया तो ये कहा गया कि भाई मोदी ने निकलवा दिया। ठीक है, अगर उनको
एबीपी से मोदी ने निकलवाया, तो भाई सहारा से आपको किसने निकलवाया था जब यूपीए की सरकार थी? और उनको तो कई जगह से निकाला गया ना। आज तक से आपको मोदी ने नहीं निकलवाया था। आज तक से आपको एक बिजनेस वाले बाबा हैं, आप सीधा उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। अब वो मालिक कैसे बर्दाश्त कर लेगा जो मालिक हर महीने 10 करोड़ लेता है एक बाबा जी से? आप उन बाबा जी के खिलाफ प्रोग्राम, तो वो वहाँ तो टोटली बिजनेस वो था। लेकिन सवाल फिर मेरा वही है कि 2014 से पहले आपको जब सहारा से निकाला गया था, या तब किसने निकाला था? नौकरियां हर दौर में जाती हैं पत्रकारों की, हर दौर में जाती हैं। और फिर मैं कहता हूं कि ये जो आज जो बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, अब इसी में मान लीजिए आशुतोष हैं। जब आशुतोष IBN 7 था, क्या चलना, IBN 7 था, उस वक्त जो IBN 7 से दर्जनों पत्रकारों को नौकरियां निकली थी। तब आप क्रांतिकारी थे, आपने क्यों उनकी नौकरियां जाने दी? आपने क्यों नहीं उनके पक्ष में बोला? ये रवीश कुमार जो हैं, जब NDTV से सारे कैमरामैन को निकाला गया क्योंकि उनको पैसा बचाना था। पैसा कहाँ बचाना था? कैमरामैन की बेचारे की, जो लीस्ट पेड है। हाँ, जो लीस्ट पेड है। जो बड़े बड़े एंकर हैं उनकी अय्याशी चलती रहेंगी। वो लोग जो है महंगी महंगी गाड़ियों में, और वो दिन रात उनको आप नहीं टच करोगे, लेकिन कैमरामैन को निकालोगे। तब रवीश बाबू क्यों नहीं बोले थे? तो ये आप फर्जी नैरेटिव, मैं फिर कह रहा हूँ, मालिक नौकरी से निकालेगा जब उसको ज़रूरत नहीं है, निकालेगा, हटाएगा। और ये हर दौर में होता है। मुझे दिक्कत तब होती है जब आप एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हो। आप 2014 से पहले क्यों नहीं बोलते थे इस देश में मीडिया की आज़ादी पर? और सबसे पहले तो पत्रकारों पर जो है, अगर आप कहेंगे तो वो तो नेहरू जी ने शुरू कर दिया था पत्रकारों के ऊपर। इंदिरा जी ने क्या किया था, राजीव गांधी ने क्या किया था, वो सब आप भूल जाते हो। तो ऐसा नहीं है, हर सरकार पत्रकार को, मीडिया को मैनेज करती है। हर सरकार मीडिया के वो अपने तरीके से काम करती है। तो इसलिए ये 2014 के बाद वाली थ्योरी मुझे इससे चिढ़ है, इससे मुझे परेशानी होती है। फिल्म एक्टर्स को डाला जेल में, फिल्म डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, राइटर्स को, लिरिसिस्ट को। किसको नहीं? नेहरू जी ने किसको नहीं डाला? किसको नहीं डाला था? सबको जेल में डाला। किसको नहीं डाला था? इंदिरा गांधी ने किशोर कुमार के गाने बैन करा दिए ऑल इंडिया रेडियो पे। किशोर कुमार जैसे उसके, मतलब उसके गाने नहीं बजेंगे। एक किसी ने चिट्ठी लिख दी थी नेहरू जी को, और एक बुद्धिजीवी थे, एक विचारक थे, उनको उठा के चिट्ठी लिखने के कारण नेहरू जी ने जेल में डाल दिया। तो आज तो सोचिए, रोज़ जो है यूट्यूबर, जर्मन से आया हुआ यूट्यूबर रोज़ जो है तानाशाह कर रहा है। अगर नेहरू जी होते तो अब तक तो उसको काला पानी बेच चुके होते, लेकिन मोदी तानाशाह है। तो मुझे इस चीज़ से खुंदक आती है, इस चीज़ से ख़राब लगता है। और इसीलिए मैंने ये किताब, मुझे लगा कि फेक नैरेटिव्स पे बार बार चोट करनी ज़रूरी है। ध्रुव राठी और रवीश कुमार अगर कहते हैं कि हम लोकतंत्र बचाने निकले हैं भारत का, तो आप इतना ज़्यादा उसको पर्सनली क्यों ले लेते हो? बचाने दीजिए उनको। नहीं, मतलब लोकतंत्र आप बचाओगे, मुझे ये लगता है ना, लोकतंत्र आप बचाओगे हिंदुस्तान का। मतलब लोकतंत्र को बचाने वाले इस देश के लोग हैं। इस देश में जनता बहुत समझदार है, उनको मालूम है तानाशाह कौन हुआ है, तानाशाही कैसे होती है। हालांकि 1977 के बाद हिंदुस्तान ने तानाशाही नहीं देखी, लेकिन लोगों को मालूम है तानाशाही कैसे हो। जब आप एक खुलकर कुछ चीज़ नहीं कह पा रहे, आज क्या आप खुलकर कुछ चीज़ नहीं कह रहे। मैंने इस किताब में एक चैप्टर लिखा है जिसमें है कि असली तानाशाह कौन। अब उसमें मैंने प्रमाण के साथ ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री की मौत की कामना की है, पत्रकारों ने। छोड़ दीजिए कि नेता, तो कांग्रेस के लोग तो खुलकर जो कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, वो एक अलग वर्ग है, वो तो नेता है, चलो। लेकिन पत्रकार होकर आप ये लिख रहे हो कि नरेंद्र मोदी की मौत हो जाए, हत्या हो जाए, ऐसे, और उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, वो अभी भी पत्रकारिता कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं। इसका मतलब तानाशाही कैसे हो सकती है? आप लिख कर देख लीजिए, किसी तानाशाह के राज में ऐसे लिख कर देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा तानाशाही कैसी होती है। तो ये फेक नैरेटिव है, भारत में घूम घूम कर वीडियो बनाना। और ये तो आप तानाशाही वाली बात कर रहे हैं। मैंने यूट्यूब पर एक और चीज़ देखी थी, मुझे नहीं मालूम वो गाना किसका है, लेकिन उसमें ध्रुव राठी की तस्वीर लिखी थी, और मेरे पास वो है भी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया था। नरेंद्र मोदी की फ़ोटो लगी थी और ध्रुव राठी की फ़ोटो लगी थी, और उसमें गाना था, वो गाना था कि गद्दार। वो पूरा गाना था कि मोदी को गद्दार। आप भारत के प्रधानमंत्री को गद्दार बता रहे हो, जर्मनी से आकर भारत में गद्दार कह रहे हो, तानाशाह कह रहे हो। उसके बाद भी आप सुरक्षित हो, आप सुरक्षित घूम रहे हो, सुरक्षित यूट्यूब चैनल चला रहे हो, और फिर कहते हो भारत में तानाशाही है। ये फेक नैरेटिव है, इनको एक्सपोज करना बड़ा ज़रूरी है, और इनको एक्सपोज लगातार करना ज़रूरी है। सरकार के पास बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल होती है। सरकार अगर आपको जेल में डालना चाहे
तो जेल में डाल भी देगी और पत्ता भी नहीं हिलने देगी देश में। पता भी नहीं चलेगा। अमृतपाल हाँ, को भिंडरा वाले बता रहे थे कि मैंने उसको हाथ लगाया, वो उसको खुद अपने बारे में गलत फहमी थी कि मतलब मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ कि सरकार तो छू नहीं सकती। वो वार्निंग देता था वहां से बैठ करके, आनंदपुर साहब से बैठ करके वार्निंग देता था अमित शाह को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को वार्निंग देता था वो। और खुलेआम बंदूकें लेकर के उसके आगे पीछे लोग घूमते थे। बिल्कुल। सरकार ने डिसाइड किया तो फौज नहीं भेजनी पड़ी, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं इंटरवीन करना पड़ा, पुलिस उठा के ले गई। बिल्कुल। अब भागता फिर रहा था वो चूहे की तरह। पुलिस आ गई, पुलिस आपने सुना होगा, हाँ, वो बड़ा चल रहा बिल्कुल, उसका वीडियो आया था, भाग रहा था वो, और उठा करके उसको फेंक दिया डिब्रूगढ़ आसाम में। कितने लोग निकले सड़क पे? कुछ नहीं। सरकार ने चाहा नहीं हिलेगा पत्ता तो नहीं हिला। सरकार ने चाह लिया कि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं खराब होगा तो नहीं होगा। तो आप जर्मनी से आकर के आप मतलब आप बेचते ही कुछ नहीं हो। आपको तो कुछ नहीं, आपको तो सिर्फ वीजा रद्द करने की जरूरत थी। 2 मिनट में आप बैठे रहते जर्मनी में, भारत में घूम कर तो नहीं बना पाते। आपका चैनल ब्लॉक कर देंगे। ISPR के चैनल्स ब्लॉक किए हैं ना। हाँ, बिल्कुल किए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब झूठ बोलने के आदी हो गए हैं। और इनकी मैं एक बात मानता हूँ, देखिए ये जो पूरा लोग हैं, ये लोग हैं बड़े बेशर्म किस्म के लोग। ये लोग एक झूठ बोलते हैं, पकड़ा जाता है। मतलब मैं एक सामान्य सी बात कह रहा हूँ, आप अगर एक झूठ बोलेंगे पकड़े जाएंगे, 2 झूठ बोलेंगे पकड़े जाएंगे, 3 झूठ, अगली बार आप ना घर में घुसते हुए भी थोड़ा सा आप शर्मिंदा होगे कि यार मेरी चोरी पकड़ी गई है। आप अपने दोस्तों से बात करने में, यार अब आपकी एक वजह है कि यार ये तो रोज़ झूठ बोलता है, आप अपने दोस्तों से बात करने में भी आपको शर्म आएगी, यार मेरे बारे में क्या छवि बन गई है। ये लोग इतनी मोटी चमड़ी के हैं, रोज़ झूठ बोलते हैं, रोज़ इनके झूठ पकड़े जाते हैं। उसके बावजूद भी ये लोग बेशर्मी से आते हैं, चैनल पर आते हैं, अपना वो कार्यक्रम करते हैं। मुझे इनकी बेशर्मी देखकर लगता है कि ये चीज़ है, इनकी खाल तो बहुत मोटी है। ये कैसे हो सकती है? मतलब सब कहीं कोई अब इसमें कोई ना कोई कुछ चीज़ें होंगी, जाहिर सी बात है। कुछ गर्मी तो कहीं से आती है, और गर्मी अलग अलग तरह की गर्मी हो सकती है जो इनको गर्मी देती है। नहीं तो वो गर्मी जो है, वो गर्मी क्या है वो देखने वाली बात है। बिना गर्मी के तो कोई ऐसा बेशर्म नहीं हो सकता। अगर आपको इस बात के लिए पैसा मिलता रहे कि आप रोज़ जाइए, रोज जो है सामने वाले की दीवार पे थूक कर आइए, अगर आपको वैसे आप थूकोगे तो आपको लगेगा यार क्या कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आपको रोज कोई 5,000 रुपये 10,000 रुपये देगी सामने वाले की दीवार पे थूकना है, तो आप सोचोगे क्या यार 10,000 में मैं जाएंगे थूकेंगे। तो मुझे लगता है ये उसी किस्म की ब्रीड है ये। अगला सवाल आपसे ये है कि जब आप खान मार्केट गैंग की बात करते हैं, या आप ये जो पूरा का पूरा जो एक प्रपंच फैलाया गया है, एक जो इकोसिस्टम बना है, जैसे हमने बात करते, आपने सहारा का नाम लिया, तो एक टाइम था कि देश में 2 ही चैनल थे बड़े, एक सहारा था, एक जी न्यूज़ था। इनके अलावा एक्चुअली न्यूज़ चैनल, प्राइवेट न्यूज़ मतलब आज तक भी था, बट सहारा और जी न्यूज़ की जो पेनिट्रेशन थी, बिल्कुल वो बाकी आज तक वगैरह की नहीं थी, ये हकीकत है। और खासतौर पे सहारा की पेनिट्रेशन तो जो 2 टियर 3 टियर सिटीज़ हैं उनमें बहुत डीप थी, क्योंकि वो उसका एक बिजनेस मॉडल भी था, तो लोग सहारा से परिचित थे। तो और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग उसके एजेंट भी थे, उसमें पैसे भी लगाते थे, लेते थे, तो लोग सहारा ज़्यादा देखते थे। सहारा का विमान गिरा, सहारा का विमान गिरा, उसकी खबर सहारा पे चली थी नहीं, उसकी खबर उसी चैनल पे नहीं चली। अखबार में मुझे आज तक याद है, अखबार में छोटी सी खबर छपी थी जिसमें सिर्फ लिखा था एक विमान क्रैश करा, उन्होंने लिखा सहारा एयरलाइन का विमान। तो ये तो जो जिसका चैनल होता है वो 14 के बाद की बात नहीं है, 14 से पहले की बात है। अरे ऐसे 50 मैं उदाहरण दे सकता हूँ जब खबरों को मैनेज किया जाए। जैसे मैंने अपनी पहली किताब में इसका जिक्र किया, नरेंद्र मोदी सेंसर्ड में। एक बार जो है सोनिया गांधी या राहुल गांधी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, उनका काफिला रायबरेली या अमेठी की तरफ जा रहा था, और उनका जब काफिला जा रहा था तो उस काफिले में एक बच्ची आ गई, उसकी मौत हो गई। ये खबर जो है, क्योंकि भाई एक इतने बड़े नेता जो है उसके गाड़ी के काफिले में किसी बच्चे की मौत हो जाए, तो वो खबर अचानक से जो है चैनल्स पे हेडलाइंस के रूप में चलने लगी। लेकिन वो खबर सिर्फ 5 या 10 मिनट चली है, उसके बाद उस खबर को कहीं देखा नहीं गया, मैनेज हो गई। यही तो मैनेज तो किया जाता है, खबरों को हर तरह से मैनेज किया जाता है। कहते हैं कि इस देश में 2 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे चीज़ें सिर्फ मैनेज होती हैं। सीबीआई में सीबीआई का कन्विक्शन रेट 3% है। हाँ। क्योंकि सीबीआई का केस मैनेज होता है, सीबीआई का केस सॉल्व नहीं होता। ठीक है, सीबीआई कोर्ट से वर्डिक्ट लिया जाता है, वहां वर्डिक्ट दिया नहीं जाता। ठीक है, तो
वही हाल मीडिया का भी है कि मीडिया में खबरें मैनेज होंगी, मीडिया में खबरें को ये गलतफहमी है कि इम्पैक्ट डालना है, लोगों को अवेयर करना है, आपको जागरूक बनाना है, मतलब अच्छा हर कोई मैं ये देखता हूँ चाहे लेफ्ट विंग हो चाहे राइट विंग, लेकिन नुकसान पत्रकारिता का हो रहा है, भरोसा लोगों का पत्रकारिता से उठ रहा है। बिल्कुल। अब लोग ना राइट वाले की बात पे बिलीव करने को तैयार है ना लेफ्ट वाले की, एकदम ये दिन आ गए हैं बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही एक्सट्रीम पे। अब एक भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता है, उन्होंने कह दिया कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मोदी जी देते हैं। मतलब ये इस तरह के पत्रकार भी हैं। हाँ, इस तरह के पत्रकार भी हैं, बिल्कुल इस तरह के पत्रकार भी हैं जो अब देखिए, अगर आप YouTube पे जाएंगे आपको दोनों तरह के पत्रकार मिलेंगे। हर चरण पर बीजेपी की 30 सीटें कम करने वाले और हर चरण में जो है 400 सीट के पार पहुंच रहे हैं, दोनों तरह के मिल जाएंगे। तो ये एक्सट्रीम है मुझे लगता है। जबकि दोनों ही सच नहीं है। हाँ, दोनों सच नहीं है, दोनों एक्सट्रीम है, दोनों चीजें सच नहीं है। तो वही, और होता क्या है कि ये इस तरह की एक्सट्रीम खबरें दिखा करके आप अपना व्यूअर को बटोर लेते हो, लेकिन अल्टीमेटली आप उसको बेवकूफ़ी बना रहे हो। थोड़े दिन वो आपको देखेगा, थोड़े दिन बाद आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल। हालांकि बहुत सारे लोगों को फिर भी उनको क्या आता है, वो उसको सीरियसली लेते नहीं, लेकिन मज़े के रूप में देखते हैं। उनको लगता है मज़ा मिल रहा है, जैसे मनोहर कहानियाँ पढ़ के मज़ा मिलता था, बाकी चीज़ तो उनको मज़ा मिलता है। ऐसे बहुत सारे, मैंने इस किताब में जब मध्य प्रदेश, और इसलिए मैंने ये कहा कि जब इस देश में ऐसे बहुत सारे चुनाव विश्लेषक हैं, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो हर टीवी चैनल पे आपको बैठे मिल जाएंगे, और उनकी हर भविष्यवाणी गलत होती है, लेकिन फिर भी वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, फिर भी वो चुनाव विश्लेषक हैं। तो उनका भी मैंने जिक्र किया और उनकी मैंने प्रमाण के साथ, सलीम भी है। हाँ, सलीम साहब हैं। आज ही उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया, नहीं मैंने तो 2019 के चुनाव में फिर अपना असेसमेंट ठीक कर लिया था। तो भैया हो सकता है इस बार भी आप अपना असेसमेंट ठीक कर लोगे नतीजा आने से ठीक पहले। तो ये भरमाते हैं। ये क्या है कि ये सब एक कैंपेन के रूप में काम करते हैं। अच्छा, लेकिन सलीम भी अजीब कैरेक्टर है ना, मतलब वो कभी किसान नेता हो जाता है, हाँ, कभी वो पत्रकार हो जाता है, बिल्कुल, कभी समाज सुधारक हो जाता है, एग्जैक्टली, कभी वो सेफोलॉजिस्ट हो जाता है, कभी वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हो जाता है। मतलब कहते हैं राजा बाबू में जो गोविंदा की जो फोटोज लगी थी ना, अगर मैं शर्त लगा लेते हैं, अगर योगेंद्र यादव के घर आप गए तो वैसे ही फोटोज लगी होंगी एक लॉयर के, उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर की। आपको लगता है ऐसा होगा? इन्होंने पता नहीं, फोटो तो नहीं मुझे, लेकिन इनके डायरी में तो होंगी, कभी किसान बन के बैठे हुए हैं, किसानों के साथ बैठे हैं, और इनकी उपलब्धि यही है कि कभी वो सीए आंदोलनकारी हैं, शाहीन बाग में बैठे, कभी किसान। लेकिन मुझे याद है कि एक बार मेरा इनका पाला पड़ा, हालांकि मैं इनको बहुत पहले से जानता हूं और मैंने उसका खुलासा तब किया। एक बार इन्होंने किसी चैनल पे बैठकर कह दिया कि दूरदर्शन देखता कौन है, ठीक है, इन्होंने ऐसा कह दिया। अब हमको बड़ा खराब लगा। चलो, आपको दूरदर्शन पसंद नहीं, ठीक है, लेकिन आप सार्वजनिक रूप से अगर दूरदर्शन देखता कौन है, ऐसा तो नहीं दूरदर्शन कोई देखता नहीं, आप नहीं देखते जिसका मतलब हम देखते। हाँ। तो मुझे अचानक से याद आया, तो मैंने फिर इनका उस दिन मैंने ट्विटर पर मैंने इनका जरा फैक्ट चेक किया। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने उस वक्त अपना करियर शुरू किया था, मैं नलिनी सिंह जी के साथ काम करता था, और भारत का पहला एग्जिट पोल जो है वो नलिनी सिंह ही लाई थी जी। और उस एग्जिट पोल के अंदर इनको जो है सलीम साहब को इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए सेफोलॉजिस्ट, चुनाव विश्लेषक। और मुझे अच्छी तरह से याद है उस वक्त, क्योंकि मैं भी उस वक्त कहीं काम करता था और मैं नलिनी जी के साथ इसलिए जुड़ा था, मुझे उन्होंने इसलिए बुलाती थी, कहती थी उनको था कि उनको अच्छी हिंदी सीखनी है। मैं बाद में उनको ज्वाइन किया, लेकिन जब तक एग्जिट पोल था मैं उनको हिंदी सिखाने के लिए कि अच्छी भाषा कैसे बोलनी है, इसलिए मुझे वो बुलाती थी। और रात को जनरली मैं अपनी ड्यूटी ख़त्म करके ऑफिस आवर के बाद जाता था, तो रात को जनरली हम लोग बैठते थे। तो मुझे अच्छी तरह से याद है, रात को ये टूटी चप्पल और फटे कुर्ते में जो है दूरदर्शन पर आने के लिए, हाँ, दूरदर्शन पर आने के लिए उस वक्त ये मरे जाते थे और ये एड़ियाँ वहाँ रगड़ रहे थे कि इनको वहाँ मौका दे दिया जाए। तो दूरदर्शन से आप बने हो और आप दूरदर्शन को गाली दे रहे हो। फिर मैंने दूसरा इनका फैक्ट चेक किया, मैंने सारे जो चुनाव इन्होंने जो घोषणाएं कर रखी थी, इनके ऊपर एक पूरा चैप्टर हो सकता था, मैंने लिखा नहीं, मुझे लगता है अभी ज़्यादा एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन इनके जितनी चुनाव की इन्होंने घोषणाएं की वो सब की सब
गलत साबित हुई। इन्होंने गुजरात चुनाव में कहा था बीजेपी 65 सीटों के अंदर निपट जाएगी। हवा चल रही है, लहर चल रही है, बीजेपी 99 सीटें लेकर ही सरकार बनाई। इन्होंने जो है यूपी चुनाव में लिख दिया था कि भैया बीजेपी साफ हो गई, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। तो आप हर बार झूठ बोलते हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि मोटी चमड़ी है इन लोगों की कि हर बार झूठ बोल करके फिर दोबारा एक घोषणा कर देते हो, पता नहीं कैसे। तो इसमें जो पॉइंट मैं रखना चाह रहा था वो ये था कि नुकसान पत्रकारिता का हो रहा है। तो इसमें वे आउट क्या है? आखिर पत्रकारिता कैसे बचेगी? पत्रकारिता के बिना तो देश नहीं चल सकता। अगर जर्नलिस्ट नहीं होंगे, अच्छे जर्नलिस्ट नहीं होंगे, सच बताने वाले जर्नलिस्ट नहीं होंगे, तो ये तो खा जाएंगे देश को। मतलब सत्ता में ही बैठे लोग किसी भी पार्टी के हों, वो बेलगाम हो जाएंगे। मतलब आज नहीं है तानाशाह, तब बन जाएंगे। तो कोई ना कोई एक अंकुश हर किसी के ऊपर होना चाहिए। जो सरकार में या सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर भी अंकुश होना चाहिए। जैसे पुराने जमाने में एक धर्म का अंकुश होता था, ठीक है, जो आप बताते थे। लोग ब्राह्मण होते थे या पुजारी होते थे या जो धर्मगुरु होते थे, वो आपको बताते थे कि भाई ये काम है, अगर आप ये करते हो तो फिर आप राजा होते हुए भी नर्क भोगोगे। तो वो धर्म का अंकुश था। अब तो वो जमाना रहा नहीं। तो अब सरकार के ऊपर अंकुश तो ये मीडिया ही है। और अगर मीडिया ही इस तरह चली जाएगी, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो देश के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है ये? देखिए, मीडिया की क्रेडिबिलिटी तो पहले ही खत्म लगभग हो चुकी है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि टुकड़ों टुकड़ों में मीडिया कई बार अच्छा काम करता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही इस तरह की इंडिपेंडेंट। हाँ, कई बार क्या होता है, कई बार क्योंकि क्या होता है, जो पत्रकारिता करने आया है कभी कभी उसके अंदर से उसके जो है पत्रकार जग जाता है, तो कई बार वो कर देता है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से जो है सब कुछ खराब हो चुका है। मुझे तो याद आता है, चाहे जेसिका लाल हो या इस तरह के कांड हो, वो मीडिया की वजह से ही जो है उसमें काम हुआ। या फिर अजय मिश्र टेनी का बेटा हो, उसको भी मीडिया ने जिस तरह से किया वो हुआ। तो कभी कभी ऐसा नहीं मीडिया। लेकिन दूसरी चीज़ और भी इससे अच्छी चीज़ मैं मानता हूँ कि आज सोशल मीडिया का दौर है। मैं मानता हूँ सोशल मीडिया जो है अंकुश का सबसे बड़ा काम करता है, क्योंकि वो आपको रियल सेंस देता रहता है। आपको पता रहता है आप जो कह रहे हैं उसके ऊपर लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। और मीडिया को कभी भी इस देश में कोई भी नेता हो, कितना ही बड़ी उसको बहुमत मिल जाए, आप मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। मीडिया जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया भी मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया भी। तो अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है तो बी है, बी नहीं है तो सी है। अगर आपके पास कंटेंट है तो वो कंटेंट जो है लोग पसंद करेंगे, देखेंगे। और आप सरकार के खिलाफ, आपको बोलने की पूरी आज़ादी है। हम ही लोग जो हैं बहुत बार ट्वीट करते हैं, बहुत बार हम लोग लिखते हैं। ऐसा तो नहीं हमको कोई प्रेशर पड़ता है, कोई हमको प्रभावित कर देता है। तो मोटे तौर पर मैं मानता हूं कि चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। मीडिया है और एक बैलेंस बनाकर जो है चीज़ें चल रही हैं। सोशल मीडिया के आने से चीज़ें और अच्छी हुई हैं। मुझे तो ये भी याद आता है कि 2014 में जब मैंने मोदी जी का इंटरव्यू किया था, और जब उसको उस वक्त की यूपीए सरकार ने उसको रोकने की कोशिश की थी, तो ये सोशल मीडिया था, उसकी ताकत थी, जिसके कारण वो इंटरव्यू टेलीकास्ट हो सका। क्योंकि ये खबर मैंने लीक कर दी थी सोशल मीडिया पर, और जैसी सोशल मीडिया पे खबर लीक हुई कि दूरदर्शन ने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया, उसको रोका जा रहा है, उसके बाद सरकार को मजबूर होकर वह इंटरव्यू दिखाना पड़ा। तो इसका मतलब है कि चेक एंड बैलेंस हैं। अगर मीडिया कुछ गलत कर रहा है तो फिर सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया कुछ गलत करेगा तो बाकी चीज़ें हैं। लोग भी समझदार हैं। फिर हालांकि ये चुनौतीपूर्ण बात होती है कि कई बार झूठ बोल बोल के भी आप कैसे सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि ठीक है, सरवाइव तो, क्योंकि भारत इतना बड़ा बाजार है। मैं हमेशा कई लोग कहते हैं कि ये देखिए फलाना चैनल का इतने व्यूअर हो गए, इसके इतने व्यूअर हो गए। मैं कहता हूँ भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ तो लोग पूजा ढिंचैक के भी गाने सुनते थे। तो अगर फलाना ढिमकाना किसी यूट्यूब चैनल को लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब कंटेंट तो उसके भी कंटेंट देखने वाले हैं। पर डिपेंड ये करता है आपका कंटेंट किस तरह के लोग देख रहे हैं। क्या वो राह चलते लोग देख रहे हैं जिनकी कोई से नहीं है, या फिर ऐसे लोग देख रहे हैं जो एक वास्तव में जो है जो एक कुछ बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं, या जो वास्तव में जो समाज को दिशा दे रहे हैं, या समाज में जो प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। डिपेंड उस पर कर जाएगा कि कौन लोग देख रहे हैं। नहीं तो सड़क चलते बहुत सारे लोग बहुत कुछ देखते हुए चलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं। किसान आंदोलन, एक लास्ट क्वेश्चन, किसान आंदोलन, शाहीन बाग, और हम देख लें दिल्ली दंगे,
और नुपुर शर्मा के बाद जो राइट्स हुए जिसमें कन्हैया लाल की मृत्यु हुई, इतना सारा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया को ही इस्तेमाल करके किया गया। हमने देखा कि इसके इन सारे मुद्दों के ऊपर एक विदेशी हमको इंटरफेरेंस दिखती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर हुआ कि भाई सरकार चलाने नहीं दे रही और उनके यहाँ रेड मारी जा रही है। बीबीसी तो चलिए जहाँ है वहाँ है, तो इंडिया का चैनल है नहीं। इंडिया में बहुत सारे चैनल हैं। एबीपी न्यूज़ है, ओपनली एंटी गवर्नमेंट है, ठीक है, बीजेपी एंटी बीजेपी वो है। आप एनडीटीवी एक लंबे समय तक एंटी गवर्नमेंट रहा है, जब तक प्रणब रॉय जी के पास उसकी स्वामित्व था उसका। सारे पत्रकार भी थे। उसके जो पत्रकार निकले भी, अब उस यूट्यूब पे, चाहे वो श्रीनिवासन जैन हो, चाहे वो रवीश कुमार हो, XYZ, वो सारे के सारे एंटी गवर्नमेंट कर रहे हैं। किसी घर मैंने रेड पड़ती नहीं देखी आज तक। तो बीबीसी के ऊपर रेड मारना और ये किसान आंदोलन में लोगों के ऊपर गोलियां चलाना, 100 से ज़्यादा किसान मार दिए आपने, 700 से ज़्यादा किसान मार दिए आपने। फिर शाहीन बाग में उसके बाद जो दंगे हुए दिल्ली में, उसमें मुसलमानों को मारा गया, टारगेट किया गया। और दिल्ली में दंगे हुए थे तो मीडिया को दिखा, दंगे तो इस देश में हर एक शहर में हुए ऑलमोस्ट। बनारस में एक 8 साल का बच्चा मार दिया गया, दंगे में मर गया। रायपुर में पुलिस की गोली से लोग मरे, गुजरात में पुलिस वाले मरे। मतलब इस देश में अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में दंगे हुए। हाँ, ये अलग बात है कि मीडिया वहां गया नहीं, उसने दिखाया नहीं। बहुत एक छोटा सा सेगमेंट था मीडिया का जिसने दिखाया ये। तो मतलब ये कैसे ये हो रहा है कि सरकार इतना जुल्म भी कर रही है, उसके बाद इतने प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और जनता कंफ्यूज्ड है। और इनकी रिपोर्टिंग जो होती है, ये कितने लोग मरे हैं, कितने जिंदा है, सरकार ने कितनी गोलियां चलाई हैं, ये बीबीसी और एनडीटीवी बताता है। बिल्कुल, ये भारत का पत्रकार को नहीं पता, दिल्ली में बैठे पत्रकार को नहीं पता, वो बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं उनको नहीं पता कि किसान जो है वो सर्दी से मरा है या गोली से मरा है। तो ये सूत्रों के हवाले से कैसे खबर देते रहे? नहीं, सूत्रों के हवाले से नहीं, यही नैरेटिव है। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। मैं अभी कल ही देख रहा था, एक पत्रकार हैं सैम स्टीवेंसन, असिस्टेंट एडिटर, वो यूके के डेली एक्सप्रेस के असिस्टेंट एडिटर हैं। वो अभी इंडिया आए हैं, कुछ स्टोरीज कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। कल उन्होंने जो है एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत को लेकर के लंदन में, यूरोप में लगातार नेगेटिव खबरें दिखाई जाती हैं और भारत को लेकर के इस तरह के बदनाम किया जाता है। भारत में ऐसा नहीं है कि भारत में किसी एक धर्म विशेष को जो है परेशान किया जाता है। जैसे वो कह रहे हैं कि भारत के बारे में कोई इतनी नेगेटिव चीज़ें हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि सब बकवास है। तो ये चीज़ें, सवाल ये है कि बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट को क्यों नहीं, ये उनको क्यों नहीं दिखती? देखिए, एक इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसका मैंने इस किताब में जिक्र किया है। एक तो यह कि इसमें बिजनेस है। मोदी को गाली देने से एक गाली देना एक बिजनेस है, वो एक बिजनेस मॉडल है। बीबीसी या फिर बाकी जितना मीडिया, जब वो एंटी इंडिया, एंटी बीबीसी खबरें दिखाता है तो फिर उसको रीच मिलती है एक अलग तरह की, और उससे उनके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर उनको हिट्स मिले। अब ये हिट्स जो हैं पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, कहाँ से हैं? ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि ज़रूरी नहीं कि वो आपको भारत से हिट्स मिल रहे। भारत में भी एक वर्ग है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी हिट्स हो सकते हैं, क्योंकि उनको इस तरह की चीज़ों में मज़ा आता है। तो एक तो ये इसमें बिजनेस मॉडल है। दूसरा है कि उनकी एक अलग तरह की थिंकिंग है। मैं हमेशा मानता हूँ कि चाहे बीबीसी, और मैं फिर जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पर आता हूँ। जब मैं यंग जर्नलिस्ट था तो मैं बीबीसी, मुझे लगता था वाह, बीबीसी मतलब दुनिया का सबसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कभी रहा भी होगा, मैं नहीं जानता, कई चीज़ें उसकी अच्छी भी होंगी हैं, लेकिन मैंने जब देखा बीबीसी को, बीबीसी टोटल एजेंडा पत्रकारिता कर रहा है। आप कश्मीर में आपको आतंकवादी कोई दिखता ही नहीं, आपको सारे गनमैन दिखते हैं, आपको सारे के सारे जो हैं वो जो हैं फाइटर्स दिखते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? मतलब आप अब तक और ये तो दुनिया की भी दिक्कत है कि दुनिया ने भी आतंकवाद की परिभाषा तय नहीं करी, लेकिन कम से कम आप नैतिक रूप से एक पत्रकार है तो आपके लिए तो कोई परिभाषा होगी ना। लेकिन आपको उत्तरी आयरलैंड में आतंकवादी दिख जाते हैं, लेकिन कश्मीर में आपको आतंकवादी नहीं दिखते। ये आपका डबल स्टैंडर्ड है। फिर दूसरा क्या है कि बीबीसी जो है, आप ये देखिए कश्मीर को लेकर के, जब कश्मीर में 370 हटा
तो इसने बीबीसी ने दर्जनों फेक न्यूज़ दी। हमने तो दूरदर्शन पे दिखाई उनकी फेक न्यूज़ बर्स्ट की, और मैंने एक बार ये कहा भी था, मैंने ऑन एयर कहा था कि मैं चुनौती दे रहा हूँ, मैं जो फेक न्यूज़ बर्स्ट कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है हमने झूठ बोला, आइए हम पर केस ठोकिए, आपको पता है ना कि हमने गलत किया। तो एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक माइंडसेट है, इनको लगता है कि भारत तो हमारा गुलाम था, ये काले लोग हम इनसे थोड़ी गवर्न होंगे, ये हमारे से ऊपर कैसे हो सकते हैं। तो एक वो थॉट भी है कि इंडिया तो हमारे पैरों तले। मैंने इसमें बीबीसी को लेकर पूरा रिसर्च के साथ डाला है, कैसे बीबीसी भारत के खिलाफ एक एजेंडा चलाता है। एक चीज़ मुझे अचानक से याद आई, मैं आपको बताऊं, जिसका मैंने जिक्र भी किया है। बीबीसी ने एक सर्वे करके एक बार एक रिपोर्ट छापी कि फेक न्यूज़ फैलाने वाले कौन हैं। उसने कई देशों में एक बड़ा सर्वे किया और वो करके, और भारत में भी करा। उस सर्वे का नतीजा ये था कि फेक न्यूज़ फैलाने वाले ज़्यादातर राष्ट्रवादी होते हैं। अब बताइए, ये आप कैसे तय कर रहे हो कि राष्ट्रवादी फेक न्यूज़ फैलाते हैं? सबसे बड़ा फेक न्यूज़ फैलाने वाला तो फैक्ट चेकर भारत का क्लिप कटुआ मार्क जुबैर है। लेकिन आपको अच्छा, उसका बेस क्या था? इन्होंने, बीबीसी ने भारत जैसे 140 करोड़ के देश में 40 लोगों से बात की थी, और 40 लोगों से बात करने के बाद आप इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि फेक न्यूज़ फैलाने वाले राष्ट्रवादी होते हैं। ये क्या मतलब हुआ? सर, सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, ये बात वो कह रहा है, सर्टिफिकेट वो दे रहा है जो कि ग्लोबली फेक न्यूज़ की सबसे बड़ी दुकान है, सबसे बड़ी दुकान है, जिसने मतलब जिसके फेक न्यूज़ प्रूवन है, और जिसकी फेक न्यूज़ की वजह से लाखों करोड़ों लोग मारे गए। एग्जैक्टली। इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रोपेगेंडा किसने किया था? बीबीसी ने और CNN ने किया। जो वॉर ऑन टेरर हुई, उसमें सारा प्रोपेगेंडा किसने किया? इन्होंने किया। सीरिया में, इराक में, लीबिया में सारा झूठ किसने फैलाया? एग्जैक्टली, वही मैं कह रहा हूँ। और मरे कितने लोग? मतलब मिलियंस में लोग मरे हैं, और टेंस ऑफ मिलियंस में रेफ्यूजीज बने हैं। वो इराक के बच्चे, वो सीरिया के वो लोग, और ये बाकी, ये भाई उनकी भी तो मतलब उनकी लाइफ क्या है? एग्जैक्टली। उनकी बच्चियां जो है कि वेश्यावृत्ति में, जो है दुबई में और इन शहरों में आकर के वेश्यावृत्ति कर रही हैं। इराक में जो शिया कंट्रोल में एरियाज है, वहां पे सुन्नी बच्चियों का देह व्यापार हो रहा है। जहां पे सुन्नी कंट्रोल है, वहां पे शिया बच्चियों का देह व्यापार हो रहा है। ये दिया है इन्होंने। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूँ। अब जहां तक इसके छापे की बात है, पहली बात तो छापा नहीं था, सर्वे था। छापे, इनकम टैक्स के छापे और सर्वे में फर्क है, जो बीबीसी के यहाँ हुआ था। अब उस पर भी पूरा एक नैरेटिव बनाया गया कि मीडिया की आज़ादी पे हमला है। सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि बीबीसी ने अपनी इनकम का सच छुपाया था, ठीक है। और बीबीसी ने जो लंदन में कुछ मेल्स भेजे थे, उनको डिलीट कर दिया था जब सर्वे शुरू हुआ। वो हमारी एजेंसियों ने उनको रिट्रीव कर लिया और उसके बाद एक छोटी सी खबर आती है, लोग भूल जाते हैं। छोटी सी खबर आती है, उस खबर में क्या होता है कि बीबीसी ने इनकम टैक्स विभाग को बोला है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और अपने जो पेपर्स हैं उनमें सुधार करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बीबीसी ने अपनी रियल इनकम का खुलासा किया, इनकम टैक्स चुकाया। दूसरी चीज़, भारत के नियमों के अनुसार बीबीसी जिस तरह से भारत में काम कर रहा था वैसे नहीं कर सकता था। अब बीबीसी, एक छोटी सी खबर और आती है बाद में कि बीबीसी ने अपना ऑपरेशंस का तरीका बदल लिया, अपनी कंपनी का जो है वो तरीका बदल लिया, कंपनी जो है कोई और कर दिया। ये भारत में जो न्यूज़ ऑपरेशंस करेंगी वो बीबीसी के कर्मचारियों की बनाई एक 100% एक इंडियन कंपनी है। इसका मतलब कि भारत की जांच एजेंसियां सही जा रही थी और आपने क्या बदनाम किया कि मीडिया की आज़ादी पर हमला है। तो आप इस तरह के नैरेटिव्स गढ़ते हो और बीबीसी की चोरी पकड़ी गई। अब जो मैं इस किताब के हवाले से एक चीज़ बताता हूं, जो आपने किसानों की बात करी, क्योंकि इस किताब में उनका पूरा वर्णन किया मैंने, किस तरह से जो 700 किसान मारे गए। ये मैंने इस पूरे अध्याय के अंदर मैं आपको दिखाते हुए 700 किसानों की मौत का सच, इसके अंदर मैंने किसान आंदोलनकारियों की जो लिस्ट थी उस लिस्ट को लेकर खुलासा किया। देखिए, ये जो लिस्ट में जो नाम थे, मैंने उन नामों का खुलासा करके ये मैंने बताया है कि कौन से किसान ये कह रहे हैं कि किसान मारे गए। अब इसका असलियत क्या है? इसकी असलियत ये है कि इस लिस्ट में 700 किसान जो मारे गए उसमें 2 साल का बच्चा है जो रोड एक्सीडेंट में मारा गया। अब 2 साल का बच्चा रोड एक्सीडेंट में मारा गया, आपने कहा आंदोलनकारी मार दिए। इसमें 12 साल का 12वीं क्लास में पढ़ने वाले 2 या 3 स्टूडेंट्स हैं जिनकी बाइक की टक्कर हो गई, उनकी बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई। आपने लिख दिया कि आंदोलनकारी, एक गोली नहीं चली, एक बार लाठी चार्ज नहीं हुआ, 700 किसान मर गए। तो किसी को तो पूछना चाहिए कि भाई 700 किसान कैसे मरे।
इसमें मैक्सिमम किसान वो हैं जो अपने गांव में जिनकी डेथ हुई, बीमारी से डेथ हुई, किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को निमोनिया हुआ, किसी को कुछ हुआ, किसी को अलग अलग तरह की बीमारी हुई। और सबसे ज़्यादा जो मौत का कारण मुझे नज़र आता है, क्योंकि इसमें अज्ञात बीमारी से भी लिखा गया, वो अज्ञात बीमारी कौन सी थी? कोरोना थी। और जब कोरोना आया और सरकार ने कहा था कि कोरोना नियमों का पालन करो, तो अब इन आंदोलनकारियों ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये तो हमारे आंदोलन को फेल करने के लिए कहा गया है। और वो मैंने बाकायदा मैंने प्रमाणों के साथ ये खबरें छापी हैं कि राकेश टिकैत और बाकी लोगों ने कहा कोरोना वोरोना कुछ नहीं है ये हमारे आंदोलन को। और आपने लोगों को ये कह के कोरोना कुछ नहीं है लोगों को जुटाया। उसके बाद अगर किसी आंदोलनकारी की वहाँ पर बीमार पड़ गया, घर गया, मौत हो गई, तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? और एक चीज़ और है इस लिस्ट में ऐसे कई सारे नाम हैं जिनके बारे में कुछ नहीं पता। सिर्फ एक फ़ोटो लिखी है, डेट मृत्यु कब हुई उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कहाँ हुई कोई जानकारी नहीं, कहाँ का रहने वाला, वो सारे कॉलम खाली हैं। लेकिन क्या किया? इंस्टाग्राम से इससे उससे किसी पंजाब में किसी किसान की मौत हो गई, वो उठाई और इसमें चेप दी कि जी 700 किसान। वो संख्या उनको बढ़ानी थी, एक मॉरल इनको वो बनाना था कि देखो 700 किसानों को। इसी तरह से सारे फेक नैरेटिव, चाहे शाहीन बाग का हो, शाहीन बाग का सच तो आज पूछा जाना चाहिए ना। क्या आज इन लोगों से सवाल नहीं होना चाहिए? इसमें मैंने जिक्र किया और मैं फिर कह रहा हूँ, ये किताब मैंने इसलिए भी लिखी है क्योंकि हम हिंदुस्तानियों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। आज सीए कानून लागू हो चुका है, 14 लोगों को नागरिकता मिल गई है, लेकिन क्या किसी एक मुसलमान की नागरिकता चली गई? लेकिन जब सीए लागू हुआ तो क्या कहा गया था? मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, मुसलमानों का ये हो जाएगा, मुसलमानों का वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ प्रताड़ित हिंदुओं को नागरिकता मिली है। और आपने क्या झूठ बोला था? क्या ऐसे झूठ बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मेरा तो मानना है इनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन अगर नहीं चला तो कम से कम हम पत्रकारों का काम है कि लोगों को याद दिला दें, ये किताब के रूप में एक डॉक्यूमेंट रहे, भविष्य में भी लोगों को पता रहे कि ये लोग कितने झूठे थे, कैसे झूठे नैरेटिव भारत को बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये किताब लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं एक्चुअली मेरी ना बहुत दिली ख्वाहिश है, मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि मैं चाहता हूँ एक दिन मैं सो के उठूँ और टेलीग्राफ अखबार आया हो और उसमें ममता बनर्जी के खिलाफ एक खबर छपी हो कि संदेश खाली में क्या हुआ, संदेश खाली का सच, वो टेलीग्राफ में पब्लिश्ड हो। ममता बनर्जी का एक जो वो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है उसके बारे में कुछ लिखा हो, जो भ्रष्टाचार है ममता बनर्जी के भतीजे की अभिषेक बनर्जी का जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में कहीं कोई खबर हो। एक जो माफिया नेटवर्क बना रखा है पूरे बंगाल में, हर एरिया का एक दादा है जो जिसको मुख्यमंत्री ने पाल रखा है। हाँ। ये भी देखिए साहब, मतलब बड़ी चीज है। तो उसके बारे में कोई स्टोरी हो। मैं चाहता हूँ एक दिन मैं उठूं और देखूं कि द वायर में जो है कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज करता हुआ कोई स्टिंग ऑपरेशन हो। राहुल गांधी का जो करप्शन है उनकी पार्टी का, चाहे वो तेलंगाना में हो या महाविकास अघाड़ी का हो, सचिन वाजे, परमवीर सिंह, तानाशाही का, ठीक है। कर्नाटक में जो एक व्यक्ति को पकड़ा गया, महाराष्ट्र के मुंबई के व्यक्ति को गोवा में पकड़ा गया, उसकी खबर ही आप चला दो। हाँ। तो चाहे वो समीर ठाकर की बात हो बॉम्बे में, या हमने देखा कि वो कंगना रनावत के घर के साथ उखाड़ दिया। ठीक है, उखाड़ दिया। तो वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उसमें कहा था, परमवीर ने तो लेटर लिखा और लेटर लिख करके बताया कि होम मिनिस्टर जो है अनिल देशमुख, उसने सचिन वाजे को बोला था कि बॉम्बे शहर से 100 करोड़ रुपया महीना चाहिए। ठीक है। हाँ। तो ये सब खबरें कभी द वायर पे भी मुझे देखने नहीं, देखिए, एक तो ये है कि सपने देखना कोई बुरी बात तो नहीं है, सपने देखने चाहिए, हर एक को देखने चाहिए। पर मेरा सिर्फ इतना आपको मैं सलाह दूंगा, कभी इन सपनों के साथ या कभी इन ख्वाहिश के साथ कोई शर्त मत जोड़ दीजिएगा कि जिस दिन ये खबर अगर मैं देखूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा या तब तक मैं नहीं, तो वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, भूखे मरने पड़ेगा। क्योंकि ये लोग इस तरह की खबर छापेंगे नहीं। और ये लोग पूरे जो है, ये लोग भारत का असली गोदी मीडिया है, जिसमें चाहे वायर हो चाहे आप टेलीग्राफ हो। तो इस तरह की सपने देखना बुरा नहीं, लेकिन ये सपने आपके अधूरे रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। थैंक यू। और आपको इस एक शर्त पे हम जाने देंगे कि आप हमारे व्यूअर से वादा करके जाएंगे कि आप दोबारा फिर आएंगे। बिल्कुल आऊंगा। अभी आपके साथ पहला अनुभव है, कई बार मौका लगा, लेकिन थोड़ा सा मैं उस समय किताब में ही डूबा हुआ था जब आपने मुझे पहले कहा। लेकिन बिल्कुल मैं आता रहूंगा, क्योंकि आपका एक अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, और लोगों को भी लोगों की रिएक्शन भी मिलते हैं।
तो मैं ज़रूर जो है आपके साथ जुड़ता रहूँगा। तो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम किताब की जो लिंक है, ऑनलाइन जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा अमेजोन के ऊपर। जो साउथ से जो लोग देख रहे हैं, इसका एक इंग्लिश का भी संस्करण आएगा। अगर आपको हिंदी के साथ समस्या है, हिंदी की स्क्रिप्ट देवनागरी आप नहीं पढ़ पाते, तो इंग्लिश की जब आएगी तो हम वो भी, तब भी हम एक प्रोग्राम फिर करेंगे और तब इंग्लिश वाली देंगे। अभी हिंदी में उपलब्ध है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जाए ज़रूर खरीदें और दो टूक देखिए, कोई ढंगी डिबेट देखा कीजिए। बाकी तू मैं कॉक फाइट, मुर्गे की लड़ाई तो देखने तारा गाँव जाओ, असली वाली देखो, नकली वाली देख के क्या फ़ायदा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।